हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? डाइपोल मूवमेंट indicates the polarity of bonds. Polarity of bonds. जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को क्या करता है? इंडिकेट करते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को इंडिकेट करता है डाइपोल मूवमेंट। तो पोलैरिटी होता है क्या? हमने पढ़ा था पोलर नॉन पोलर कंपाउंड में जिन कंपाउंड्स और जिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज सेपरेशन होता है उनको हम पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। और पोलैरिटी को कौन इंडिकेट्स करेगा? डाइपोल मूवमेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछा जाए कि डाइपोल मूवमेंट बताता है क्या, तो आप बताओगे इट इंडिकेट्स द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड the product of magnitude of negative and positive charge and distance between the center of negative and positive charge तो डाइपोल मूवमेंट होता है क्या है? डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू में D। तो डेफिनेशन भी बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज Q, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्टेंस D बिटवीन द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो पोलैरिटी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, वो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीपल होता है डाइपोल मूवमेंट। चार्ज और डिस्टेंस का म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है Q इंटू D। अब इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट होती है DEBYE, इसको D से रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, ये याद रखना है। तो डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी यूनिट को D से, साइंटिस्ट के नाम पे D में। और 1D इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 18 ESU। और ESU यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, and which is equal to 3.3356 into 10 raised to the power minus 30 यहाँ पे दिख रहा होगा कूलम्ब मीटर। तो 1D is equal to 10 की पावर माइनस 18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड 3.3356 into 10 raised to the power minus 30 कूलम्ब मीटर। ये इसके कुल होता है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है वैल्यू। सेकंड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है उससे पहले देख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर दैट इज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका दोनों हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ना करें, हमने पढ़ा है वो क्या होती है? स्केलर। तो बताओ डाइपोल मूवमेंट क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम निकालेंगे भी, देखेंगे भी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो साथ के साथ अब इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? सपोज करो ये हमारे पास ए और बी दो एटम है,
ए और बी दो एटम है। मान लेते हैं कि बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इस एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये तीर वाला जो एरो होता है, इसका जो हेड होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है ऑलवेज, और जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रखते हैं। तो ये याद रखना है, ये जो एरो इसका जो हेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका टेल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ के साथ और भी देख लेना अपन, अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर्स हो, किसी एटम के ऊपर लोन पेयर्स हो, हमें पता है जो लोन पेयर होते हैं वो ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सभी एटम्स हैं, तो इस केस में जो एरो होगा वो ऑलवेज लोन पेयर की तरफ। ये दो केसेस याद रखने कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हमेशा हेड वाला एरो होगा, और अगर कहीं पर लोन पेयर आता है तो हेड वाला एरो जो होगा ऑलवेज लोन पेयर की तरफ, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये तो था इसका इंट्रो। अब देखते हैं कि होता क्या है डाइपोल मोमेंट और कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ही है, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट पोलर कंपाउंड्स का, ये बोल सकते हो पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम्स और एंट्रेंस में। और जो नॉन पोलर का होता है वो ऑलवेज होता है जीरो। ये पॉइंट आगे काम आता है बहुत से क्वेश्चंस में। जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है पोलर का वो नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जो नॉन पोलर होते हैं उनका जीरो। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है इसके लिए पीछे वीडियो बना चुके हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, फाइंड करते हैं कि डाइपोल मोमेंट निकलता कैसे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CH4 मीथेन। अब हम इनका डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। डाइपोल मोमेंट के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की का जो टेबल है वही ड्रॉ करके देखते हैं पहले। तो पहले इनकी शेप बनाते हैं। BF3 जो कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, CCl4 जो कि टेट्राहेड्रल, एंड CH4 ये भी टेट्राहेड्रल। ये सब क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री क्यों है? सारे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इसलिए सारे सिमेट्री है। सिमेट्री कंपाउंड्स का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। देख लो यहाँ पर करते भी पहले सॉल्यूशन। इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल ही करा दूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में यूज हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इनके सिवा कभी भी केमिस्ट्री में बाय चांस कहीं पे कोई यूज हो जाए, वैसे होती नहीं है कहीं पे भी, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इसके लिए ट्रिक कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज है। तो फ्लोरीन का याद रखना बस एक, फ्लोरीन का 4 होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। किसकी होती है? फ्लोरीन की। कितनी? 4। अब 0.5 कम करते चलो, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। तो देखो एक बारी में पूरा लर्न हो गया। 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 एंड 1। ये पूरी लाइन याद। अब नीचे देख लो, इसका एक कम कर दो, कितना हुआ? 3। अब दोबारा 0.5 कम, 2.5। अब 0.4 कम, 2.1। अब 0.3 देखो, 0.5 का डिफरेंस 0.4, 0.3, 1.8। अब 3 का टेबल उल्टा ही कर लो, 18, 15,
12 1.0.9। तो ये हो गया पूरा टेबल एक ही ट्रिक से। तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, जो अलग अलग बुकों में ये टेबल होता है बुक्स में याद करने के लिए। दोबारा बता दूं, फ्लोरीन 4 0.5 कम करते चलो, फिर नीचे आओगे तो 0.1 कम, फिर 0.5 0.4 0.3, फिर 3 का टेबल उल्टा। अब बात आती है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बार बार यूज होता है और पूरे ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी, तो इसकी वैल्यू याद कर लेना अलग से 2.2। इनकी सिवा कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी ही नहीं पड़ेगी, ये कर लिया तो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेड उसी की तरफ जाएगा जो एरो है। तो बोरोन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। इन दोनों में फ्लोरीन और इन दोनों में फ्लोरीन, इसलिए हेड उसकी तरफ। अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखो इसका रिजल्टेंट ऊपर है, उसका नीचे, रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट 0। जिनका रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है उनका डाइपोल मोमेंट 0। अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पता है क्लोरीन होता है, भूल भी जाओ तो वो रफ में ड्रॉ करके देख सकते हो। वो रहा कार्बन 2.5 एंड क्लोरीन 3। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेड क्लोरीन की तरफ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालूं तो देखो इसका रिजल्टेंट ऊपर है और इनका नीचे, तो रिजल्टेंट कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट 0। डी इसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट CH4। CH4 में भी सिमिलरली हम देखें तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये इसका हेड, ये इसका हेड इसकी तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 0 दिख रहा होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो कैंसिल आउट। ऐड जब होता है तब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगला क्वेश्चन में वो दिखेगा भी। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन ही करते हैं जो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। विच वन शो हाई डाइपोल मोमेंट? हाई डाइपोल मोमेंट NH3 एंड NF3। इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, NH3 का या फिर NF3? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, करते से देखो। NH3 जिसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी फ्लोरीन, और ये है किसका लोन पेयर। सिमिलरली NH3 की भी सेम शेप है, NH3 ये रहा सेम बिल्कुल। पूछा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, दोनों की सेम शेप है, ज्योमेट्री वगैरह भी, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो चेक करते हैं। हमें पता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हेड लोन पेयर की तरफ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अगर यहाँ पे रिजल्टेंट देखा जाए तो देखो इसका रिजल्टेंट और इनका दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इट विल कैंसिल आउट। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है कैंसिल आउट हो जा रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो लोन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। इनमें से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ? पहले इसका रीजन भी लिखते हैं। यहाँ पे ऐड अप हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसका कम। तो इसको देखो लिखना कैसे वो देख लेते हैं, रीजन भी लिख देते हैं। इन केस ऑफ NF3 the resultant dipole moment, या बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट लोन पेयर मोमेंट। ये जो रिजल्टेंट है लोन पेयर मोमेंट एंड NF नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड मूवमेंट both are in same direction,
सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें जो रिजल्टेंट है लोन पेयर मूवमेंट का और एनएफ बॉन्ड मूवमेंट का, वो दोनों क्या है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में इट विल कैंसिल आउट, देयरफॉर इट विल कैंसिल आउट, hence it show less dipole moment as compared to NH3। तो इसलिए इसके लिए भी लिख देते हैं in case of NH3 the resultant of lone pair movement and NH bond movement, both are in same direction। यहाँ पे दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, therefore it will add up। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड, और यहाँ पे कैंसल आउट। Hence फाइनली हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो डाइपोल मोमेंट है किसका, NH3 का, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ये इंपॉर्टेंट है। रीजन ये सब में यही चलेगा, सेम स्टेटमेंट, बस जो भी आपके एटम्स होंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लोगे। अगर रीजनिंग में पूछा जाता है कई बार CBSE या बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब आता है नेक्स्ट। तो ये हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा, इसको नोट कर लेना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट 2-4 और एग्जांपल करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा CS2, तो हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर शेप। क्या इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा? हाँ, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। तो आप देख भी सकते हो कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बताना हो तो सल्फर कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.8 एंड 2.5 को। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन 2.5। कहाँ गया इरेजर, तो इरेजर से रब कर देते हैं, 1 मिनट दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर एंड डबल बॉन्ड सल्फर। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन 2.5 एंड सल्फर 1.8। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए हेड कार्बन की तरफ। तो बताओ यहाँ पे जो रिजल्टेंट ऐड हो रहा है तो इसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो वो ट्रिक बताइए, उससे याद कर सकते हो, क्योंकि वो जो टेबल है उससे बाहर कभी भी कोई भी एटम यूज नहीं होएगा। तो ये तो था डाइपोल मोमेंट निकालना। अब आती है इसकी एप्लीकेशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल मोमेंट का, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बहुत। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसमें फर्स्ट आ रही है, डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो पहला ही टॉपिक था जो इसका इंट्रो में ही पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स करता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को। अब वो कैसे करता है देखो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन टाइप ही ले लेते हैं। सपोज करो ये HCl, हमारे पास HF, HBr एंड HI। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल मोमेंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल मोमेंट लिखो। तो कैसे हम इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे? देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे मोर पोलर, ये सबसे ज्यादा पोलर है। क्यों पोलर है? बिकॉज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लार्ज बोल लो या फिर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ज्यादा पोलर है क्योंकि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, hence higher dipole moment, hence higher dipole moment। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमें पता है देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन वैसे भी सबसे ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे है? HF में, फिर उससे कम HCl, उससे कम HBr एंड HI। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाता है मतलब पोलैरिटी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा पोलर, कम पोलर, उससे कम पोलर, सबसे कम। ठीक है, तो पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो डायपोल मोमेंट भी कम। कि डायपोल मोमेंट होता है क्या है? पोलैरिटी होती है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? HF का, फिर HCl एंड HI। तो ये क्वेश्चन करके आता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये ऑर्डर होता है HF, HCl, HBr एंड HI। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो आप सिंपली। यहाँ पे याद रखना ट्रिक है जो ये काम आएगी। अगर ये लाइन अगर आप भूल जाओ सब कुछ नोट करके ट्रिक लिख लेते हैं। जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ? HF का। तो ये पहला था कि डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड, सेकंड पॉइंट आ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डायपोल मोमेंट हम आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज भी फाइंड आउट करके देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसकी इक्वल होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, म्यू लिख रहा हूं मैं डायपोल मोमेंट को, अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू में परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100। तो ये फॉर्मूला है, एंट्रेंस में ही आता है वैसे ये क्वेश्चंस, इस पे डायरेक्ट वैल्यूज होती है। करके एक कर लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करके आता है तो इसको करते हैं। बाकी वैल्यू गिवंस होगी आपको। तो हमें पता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ HCl। जो HCl की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 1.03 dB। ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल होती है 6.09। ये गिवन होएगा क्वेश्चन में। आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस पे एंट्रेंसेस में। और इनटू में 100, तो ये डिवाइड कर लेना लगभग 16.88 अप्रोक्स 9%। ओके, 16.88 अप्रोक्स वही 9 करके आंसर आएगा जो इसका आंसर है। तो आयनिक कैरेक्टर
परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, तो कितना हुआ 16.9%, इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल मोमेंट सेकंड हमें क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंसेस में। अब थर्ड आ रहा है पॉइंट, क्या बताएगा ये हमें, थर्ड पॉइंट। अब डायपोल मोमेंट हमें ये भी बताएगा कि सिस और ट्रांस कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो सिस होता है क्या है, सॉरी 2 बार लिख दिया, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस, पहले थोड़ा सा सिस के बारे में देख लेते हैं। सिस आइसोमर्स क्या होता है, इफ सिमिलर ग्रुप अटैच्ड to the both side of double bond called cis। अगर सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो वो कहलाता है सिस। अभी देखेंगे ड्रॉ करके। और ट्रांस, इफ सिमिलर ग्रुप attached to the opposite side of double bond called trans। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, इसको नोट कर लो। तो सिस क्या होता है, तब सिमिलर ग्रुप अटैच्ड हो बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और ट्रांस होते हैं जब सिमिलर ग्रुप अटैच्ड होता है अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। कहने का मतलब है, देखो ये सिस और ट्रांस, हमें पता है सिस और ट्रांस ये डबल बॉन्डेड है, तो ये मैंने लगा दिया क्लोरीन क्लोरीन, और ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, सॉरी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो ये सिस कहलाता है, ये दिख रहे हैं ना, हाँ। और सेम ग्रुप अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, Cl एक तरफ इधर हो गया, एक तरफ डबल बॉन्ड के इस तरफ, तो ये कहलाएगा, ये सेम साइड वाले सिस एंड अपोजिट वाले ट्रांस। ये आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक में, तो ये सिस फॉर्म है एंड ट्रांस। डायपोल मोमेंट सिस और ट्रांस को भी डिस्टिंग्विश करता है, कैसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हार्ड इसकी तरफ, तो यहाँ पे भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हार्ड इसकी तरफ। इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये रहा, और क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है ये रहा। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट भी होता है, यहीं पे लिख देते हैं सिस और ट्रांस का, राइट में लिख रहा हूँ मैं। तो इसी में जो टॉपिक था ना डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, तो इसमें लिख रहे हैं सिस आइसोमर शो हाई डायपोल मोमेंट, हाई डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। तो डायपोल मोमेंट इसका वो ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। कैसे, तो यहाँ पे देख लो, तब हमने सिस फॉर्म बनाई है, इसका देखो डायपोल मोमेंट ये रहा ये रहा, ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, और वहां पे क्या है एक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, एक डायपोल मोमेंट उधर। यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ऐड अप हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है सिस आइसोमर शो हाई डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। तो डायपोल मोमेंट ये भी बताता है कि डिस्टिंग्विश करता है सिस और ट्रांस का, सिस और ट्रांस से। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिस आइसोमर शो हाई डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू ट्रांस। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस है कुछ, तो वो भी देखते हैं, नोट करके लिखते हैं नेक्स्ट उस पे, या राइट में लिख दो। चलो नेक्स्ट पे, इफ नोट करके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ टू डिफरेंट
ग्रुप या ग्रुप डिफरेंट एटम्स जो है ग्रुप या एटम्स, ठीक है, शो अपोजिट इंडक्टिव कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टिव कैरेक्टर, देन ट्रांस आइसोमर्स शो हाई डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट, देन सिस। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो एक पॉइंट है, बोला इफ टू डिफरेंट ग्रुप्स शो अपोजिट इंडक्टिव कैरेक्टर। हमने इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा है, एक प्लस आई होता है और दूसरा माइनस आई, एक होता है प्लस आई और दूसरा माइनस आई। तो कहने का ये मतलब है ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक तरफ लगा हुआ है Cl, तो दो डिफरेंट ग्रुप है और दोनों का इंडक्टिव कैरेक्टर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो देख लेते क्या ये इंडक्टिव कैरेक्टर है यहीं पर, और ये सिस फॉर्म है, और इस बार ले लेते हैं ट्रांस CH3 Cl H, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। अब यहां पे देखते हैं कौन ज्यादा डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है। हमें पता है CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है डोनेटिंग, और क्लोरीन माइनस आई। तो दोनों देखो ये लिखा हुआ था इफ टू डिफरेंट ग्रुप्स शो अपोजिट इंडक्टिव कैरेक्टर, ये क्या था प्लस आई और ये क्या है माइनस आई, ये क्या है प्लस आई और ये क्या है माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है देखो ये इसको दे रहा है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट उधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया है कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन ट्रांस शो हाई डाइपोल मूवमेंट देन सिस। इस केस में देखो ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है, तो एड अप हो रहा है, तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट इस केस में ट्रांस का ज्यादा हो जाता है। वैसे तो देखो सिस का ज्यादा होता है नॉर्मली, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट इंडक्टिव कैरेक्टर शो कर रहेंगे तो उस केस में ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा। ट्रांस में क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये एड अप हो जा रहा है और वहां पे वो कैंसिल आउट, देखो तो डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर आ रहा है और एक उधर, तो यहाँ पे कैंसिल आउट और यहाँ पे एड अप। तो डाइपोल मूवमेंट हमें डिस्टिंग्विश करता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा को भी डिस्टिंग्विश करता है। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, तो हमें पता है ये जो बेंजीन रिंग है इसकी जो ये वाली पोजीशन होती है ये पैरा होती है, ये ऑर्थो and this one is मेटा, ये सबको पता है, ये H है, ठीक है ऑर्थो। तो ऑर्थो मेटा और पैरा को कैसे डिस्टिंग्विश करता है उससे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें ऑर्थो आइसोमर्स या कंपाउंड्स जो भी है, ऑर्थो शो हाई डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट, देन पैरा सॉरी देन मेटा, देन मेटा, ये पॉइंट याद रखना। अभी हम देखेंगे भी ऐसा क्यों, स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, स्टेटमेंट याद हो तो आगे रीजन समझने की जरूरत नहीं है, अगर रीजन पता है तो स्टेटमेंट खुद ही बन जाती है, और पता दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्थो का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो मेटा से ज्यादा होता है हमेशा। सेकंड जो पैरा है, पैरा शो जीरो डाइपोल मूवमेंट, जीरो डाइपोल मूवमेंट because of symmetricity, ठीक है।
तो जो पैरा होता है वो तो जीरो डाइपोल मोमेंट शो करता है क्योंकि सिमेट्री है, और हम अभी पढ़ के भी आए सिमेट्री कंपाउंड जीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। अब देखते हैं कि पैरा क्यों कर रहा है और ऑर्थो क्यों है। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये हमारे पास हमने ले लिया है क्लोरीन, क्लोरीन ये कौन सा है, ऑर्थो, ऑर्थो। तो क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है, देखो ऑर्थो पे। सेकंड में ले लेते हैं मेटा पे, कहाँ पे लगा ये, मेटा। जो कंपाउंड लगा होता है उसके बेस पे देखा जाता है। देखो इसको नहीं देखोगे आप, ये तो पहला, अगर एक कंपाउंड मान लो कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है इस पे कहीं पे भी, मान लो ये एक्स ग्रुप, तो ये तो पैरा है, इसके बेस पे देखा जाता है ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा, उसको नहीं देख रहे हम, ये चीज याद रखना, ये तो पैरा पे ही है, ये ऑर्थो, दूसरा आ गया मेटा एंड थर्ड पैरा। तो स्टेटमेंट तो बोल रही है कि ऑर्थो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट शो करता है किसके कंपेयर में, मेटा, और जो पैरा है वो जीरो शो कर रहा है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ये ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार आता है कि ऑर्डर लिखो इंक्रीजिंग ऑर्थो मेटा एंड पैरा कंपाउंड्स का। तो स्टेटमेंट बोलती है ऑर्थो शो हाई डाइपोल मूवमेंट देन मेटा एंड पैरा शो जीरो डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। वो तो सिमेट्रिसिटी की वजह से कैंसिल आउट, जीरो हो गया। अब इन दोनों में भी ये क्यों ज्यादा शो करता है, तो इसके लिए भी ट्रिक भी देख लो और कॉन्सेप्ट भी देख लो क्या होता है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, जो डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो। जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाइपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, 1/थीटा। तो जितना बड़ा एंगल उतना कम डाइपोल मूवमेंट, मतलब जितना बड़ा एंगल उतना कम डाइपोल मूवमेंट। तो इन दोनों में जो देखो यहाँ पे एंगल कितना का होता है, यहाँ 60 डिग्री का इनके बीच में, ठीक है, इन ग्रुप के बीच में। और इसके बीच में कितना होता है, इन दो ग्रुप में 120 डिग्री, और इनके बीच में 180। तो बताओ किसका बड़ा एंगल है। हमें दिख रहा है जो यहाँ पे पैरा कंपाउंड से उसका एंगल काफी बड़ा है। तो पैरा कंपाउंड्स 180 डिग्री, देखो थीटा जिसका जितना बड़ा उतना कम उसका डाइपोल मूवमेंट। तो बताओ सबसे बड़ा डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका हुआ, जिसका एंगल सबसे छोटा ऑर्थो होगा। अब ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो क्वेश्चन और अपना टाइम बचा सकते हो। ये ट्रिक जो आई है वो वेक्टोरियल मेथड से आई है, वेक्टोरियल मेथड। नेट डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे वेक्टोरियल मेथड। और ये फॉर्मूला जो होता है म्यू नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस डाइपोल मूवमेंट ए डाइपोल मूवमेंट बी, एटम जो है ए बी, 2 μ1 μ2 cos थीटा। ओके, ये ट्रिक इस फॉर्मूले से बनी है वेक्टोरियल मेथड। ये भी यूज हो जाता है, कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है, आपको दोनों एटम का वो दे रखा होगा डाइपोल मूवमेंट, तो नेट पूछा जाता है, इसमें पुट कर दो और निकल जाता है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है थीटा जितना ज्यादा बड़ा डाइपोल मूवमेंट नेट जो होता है उतना ही छोटा, क्योंकि cos थीटा 180 सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से निकला है आपका ये क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा का। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑर्थो का, उससे कम मेटा एंड पैरा। ये भूल जाओ तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना, इससे भी आप इजिली कर सकते हो डाइपोल मूवमेंट। और वो फॉर्मूला याद रखना, कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाता है मेंस वगैरह में। तो ये इसका था फोर्थ पॉइंट की डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। क्वेश्चन है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। NH3 H2O और यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं हम
क्या HF, ठीक है। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, ट्राई करना है, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये खुद से ट्राई करना और ट्राई करके जो भी है कमेंट में आंसर बताना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।